वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में और कृषि से संबंधित उसके विकासों के बारे में। एक्चुअली हम लोगों को जानना है कि कृषि विकास भारत में स्वतंत्रता बाद कृषि के लिए कौन कौन से वो अहम फैसले लिए गए जिससे कृषि जो है कि इस तरीका से आज उन्नत कर पाया है। ठीक है, आप हेडिंग क्या लगाएंगे कि भारत में जो कृषि डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स उठाए गए या भारत सरकारों द्वारा या जो नई नई सरकारें बनी थी उनके द्वारा, देखिए इस हम एक्सप्लेनेशन बोल देते हैं, आप केवल इसको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा यह टफ नहीं है, ठीक है, यह बहुत ही इजी है। आप केवल सुन लेंगे बेहतर तरीका से तो आप जा करके एग्जाम में लिख लेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि जो स्वतंत्रता के बाद जिसे यानी कि भारत की आजादी के बाद उसके कृषि के विकास के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, देखिए हम लोग जिक्र करेंगे तो बहुत सारा थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको इस तरीका से लिखने का प्रयास करेंगे। हम लोग की पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, की पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे तो वो आगे आप उसको बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, तो और की पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कृषि विकास के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो भारत में देखिए, भारत में इसके बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले यानी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो कृषि के विकास के लिए उतना एफर्ट नहीं डाला गया। ठीक है, या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के दिशा में उतना महत्वपूर्ण कोई स्टेप्स लिया ही नहीं। ठीक है, तो जब 1947 में आपका देश आजाद होता है, ठीक है, 1947 में आपका जब देश आजाद होता है, ठीक है, 1947 में जब आपका देश आजाद होता है तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के विकास के लिए अलग अलग कार्य अपनाए गए। ठीक है, तो अलग अलग कार्य अपनाए गए जिससे इसका सिंचाई की सुविधा किया गया या चकबंदी कानून लाया गया। ठीक है, या आपका जमींदारी का उन्मूलन किया गया। ठीक है, इन विभिन्न प्रकार के पहलुओं को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले हम लिख देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी रखेंगे। ठीक, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाया गया। ठीक है, मतलब स्टेप्स जो है निम्न निम्न है या निम्नलिखित है, कुछ लिखिए, बात सेम है, निम्न है। ठीक है भाई, तो कौन कौन है, हम लोग ABCD के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एक बना भी सकते हैं। ठीक ना, आप एक ऐसा शेप से लेकर के हम तो यहाँ से शेप ले लेंगे, बट आप कहाँ से लेंगे वो सोचने वाली बात हो जाएगी। आप केवल स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि कदम उठाया गया क्या कि पूरे देश भर में, ठीक ना, जमींदारी उन्मूलन किया गया। जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से हम समझते चलेंगे, बीच बीच में जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उस टाइप उसमें आते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जमींदारी उन्मूलन, तो हम लोग पहले जमींदारी उन्मूलन समझते हैं कि जमींदारी उन्मूलन है क्या। तो देखिए जमींदारी उन्मूलन जो है आपका, हमारे देश में बहुत सारे पहले रियासत हुआ करते थे। ठीक है, रियासत बोले तो प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जैसे वहां राज्य राजवाड़े हुआ करते थे। ठीक, तो हमारे देश भर में
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल जब कर रही थी, तो उस समय उसने अपने एक तरह से एजेंट खड़ा किए, ठीक है, किसानों के बीच और अपने बीच उन्होंने एक एजेंट खड़ा किया, ठीक है, और उन एजेंटों के द्वारा एजेंटों के द्वारा वसूली का काम करवाया गया, ठीक है। एक तरह से वो लगान वसूलने का काम करते थे, और धीरे धीरे वह क्या हो गया कि वो उस क्षेत्र के जो भी मतलब किसानों की जो जमीनें थी वो उनके बाप दादे के हो गए। एक्चुअली यही उनका मानना था, तो उनके हो गए। तो अब उनको उनके जब हो गए तो उनके जोत हो गए बड़े बड़े, और बाकी जो है कि अन्य लोग जो है कि कृषि कार्य बेहतर तरीका से कर नहीं पा रहे थे, और जिसके पास बहुत सारा जमीन है तो वो जैसे तैसे अपना कर रहा था, तो वो उतना उत्पादित नहीं हो पा रहा था। तो कहा है कि जमींदारी सिस्टम को ना हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो, हाँ, थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में ले चलते हैं। उस समय आपका 365 के आसपास, 64-65 के आसपास आपकी उस समय रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। तो वो राजे थे, कुछ कहीं कहीं बड़े बड़े राजे राजवाड़े थे, कहीं कहीं छोटे राजे राजवाड़े थे, तो उन्हीं सबों के अधीन जो है भारत की अधिकतर जमीनें चले गए, ठीक है। तो उन चीजों से एक पहले छुटकारा पाया गया। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। अगला काम किया गया कि जो कृषि भूमि है, ठीक है, जो भी आपका कृषि भूमि है, ठीक है, कृषि भूमि की है, नहीं की लिखती है, जो भी आपका कृषि भूमि है, कृषि भूमि की अधिकतर सीमा निर्धारण किया गया। देखिए पहले जो था कि सीमा निर्धारण नहीं था, ठीक ना, तो क्या किया गया, इसके कृषि के विकास के लिए कृषि भूमि की जो अधिकतर सीमा है, ठीक है, लिमिट, उसका निर्धारण किया, ठीक है, उसका निर्धारण किया गया, लाया गया, ठीक है। चक बंदी, चकबंदी या इसको हदबंदी भी बोलते हैं, हद बंदी भी बोलते हैं। इसको समझाएंगे कि चकबंदी है क्या, ठीक है। इसी प्रकार से जब और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने और भी स्टेप उठाया, मतलब विभिन्न तरीके से जो लगा गवर्नमेंट को, जो जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे उस समय, जो उन लोगों को लगा कि जिस जिस पहलुओं पर काम करना चाहिए उससे कृषि का विकास संभव हो पाएगा, उन उन पहलुओं को उन्होंने छूने का प्रयास किया है, ठीक है। वो अन्य बातें हैं कि उनमें से बहुत सारे जो है लागू नहीं हुए, जो आज तक भी लागू नहीं हुए। जैसे आपका चकबंदी जो है नहीं लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन तो हो गया लेकिन अभी चकबंदी का पेच जो है कि फंसा हुआ है। हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, तो सिंचाई के लिए बड़े पटवन बोल देते हैं, ठीक ना, जो सिंचाई है, सिंचाई की सुविधा को क्या किया गया, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा इनकरेज किया गया, ठीक है। तो क्या किया गया होगा, समझ ही रहे हैं, सिंचाई की सुविधा बढ़ाया गया, ठीक है, सिंचाई की सुविधा बढ़ाया गया होगा, नहीं बढ़ाया गया होगा, नहीं बढ़ाया ही गया। और उसके लिए क्या क्या किया गया, अंत तक बने रहिएगा तब आपको समझ में आएगा। बीच में वीडियो ड्रॉप करके जाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। उत्तम क्वालिटी का, उत्तम बीज एवं खाद, उत्तम बीज एवं खाद
का प्रबंधन किया गया, प्रबंधन किया गया। और क्या किया गया, ठीक है। तो फसल खराब हो जाते हैं तो उसके लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग लिख देते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। और क्या हो सकता है, फसल बीमा, यानी कि फसलों के लिए बीमा की भी व्यवस्था आपका यहाँ कर दिया गया, जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होने लगा। और कृषि उत्पादों में न्यूनतम सहायक मूल्य एमएसपी भी हम लोग बोल सकते हैं, अभी लाइट वर्जन एमएसपी, ठीक है। अभी इसी एमएसपी के लिए ना दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया था, तो इस पर आएंगे तो विस्तार पूर्वक बताएंगे। फट जो है कि आप अपने नोट भी करते रहिए, आप जो है कि इस हेडिंग को लिख लीजिए और इसको नोट करते रहिए, ठीक है। बेहतरीन तरीका से समझ में आपको आने वाला है। समिति और बैंकों की स्थापना भी किया गया, समितियों, एक समिति से नहीं होगा, समितियों और बैंकों की स्थापना भी की गई, बैंकों की स्थापना भी की गई। स्थापना एक नहीं हो सकता है, गांव में विद्युत पहुंचाने का भी काम किया गया है, गांव में विद्युत पहुंचाने का भी काम की जो आधुनिक मशीनें हैं, ठीक है, आधुनिक मशीनें हैं, मशीनों का प्रयोग करके ठीक है। यह आपके मूल की पॉइंट रहे हैं, ठीक है। आप इसको अलग अलग सेक्शनों में देख सकते हैं, तो मैं बारी बारी से अब इसको व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप नोट में इसको नोट लिखते रहेंगे, ठीक है। और पॉसिबल हो तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इसका संग्रह जो है कि आप कर सकते हैं। देखिए, जमींदारी उन्मूलन तो मैंने पहले ही बता दिया कि जमींदारों को का जो वर्चस्व कायम था, जो जमींदारों के अधीन भूमि हुआ करती, जमींदारों को वहां से वर्चस्व खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब आता है जमींदारी उन्मूलन हुआ कब, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग चीज देखेंगे कि जब 1951 में, ठीक है, 1951 में एक अमेंडमेंट आता है, ठीक है, अमेंडमेंट आता है, ठीक। और उस अमेंडमेंट के तहत यह कहा जाता है कि अब जमींदारी को क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। अब जमींदारी को क्या कर देना है, तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत 1951 में एक अमेंडमेंट आया है, और उस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, क्योंकि कृषि के विकास के लिए जमींदारी उन्मूलन होना अति आवश्यक है, अन्यथा विकास से आप कोसों दूर रहेंगे। तो यह याद रखिएगा डेट, 1951 का अमेंडमेंट है, ठीक है, संशोधन किया गया संविधान में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अमेंडमेंट किया गया, और इसमें आर्टिकल 19 और 31, ठीक है, में यह खत्म कर दिया गया, यानी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब फिर जो है कि कृषि भूमि का जो है अधिकतर सीमा निर्धारण किया गया। देखिए, भारत के पहले कृषि भूमि का जो, यानी कि पहले सीमाएं निर्धारित नहीं थी, ठीक है, कि कहां से कहां तक कृषि भूमि का क्षेत्र
है। लेकिन जब विकास के लिए जो स्टेप्स लिए गए, उठाए गए सरकारों द्वारा, तो वह कृषि भूमि का जो अधिकतर सीमा निर्धारित किया कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। उसमें क्या किया गया, अधिकतर सीमा निर्धारित करने का क्या मतलब है, देखिए, यानी कि पहले से तो कृषि हो रहा था, ठीक है, पहले से कृषि कार्य किए जा रहे थे, लेकिन क्या था कि कुछ हद तक, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से एक इतना क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इतना क्षेत्र पर आप कृषि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इतना पर आप क्या है, कृषि कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि इतना एरिया में आप कृषि कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और इतना एरिया जो है आपका बचा हुआ है। तो बचा हुआ क्या है, ये तो भूमि ही है। तो यह भूमि जो बच गया है, इस बचे हुए भूमि में ये केवल और केवल जो है कि बड़े बड़े घास और झाड़ियां और एक तरह से समझिए ना कि जंगल टाइप से हो गए थे, झूड़ या जंगल झालास जो है कि वह उसकी इसमें भरमार पड़ गई थी। तो इन क्षेत्रों को कोड़ कोड़ कर, यानी कि जहां तक उत्पादित यानी कि फसल जो है कि यानी कि जो कृषि है कार्य यहाँ तक संभव है, जहां तक इस खेतों को, ठीक है, इस भूमि को बढ़ाने का काम किया गया, ठीक है। यह जो है कि इसका अधिकतर सीमा का निर्धारण समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर जो है कि आपका चकबंदी लाया गया। तो चकबंदी में भैया का पेच फंस रहा है, ठीक है, चकबंदी में आपका पेच फंसेगा। थोड़ी सी हम लोग चकबंदी के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद चकबंदी के बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा बातें बताएंगे। चकबंदी क्या है, तो देखिए, चकबंदी एक वैसा विधि है, ठीक, चकबंदी क्या है, चकबंदी या हदबंदी एक वैसा विधि है, ठीक। इस विधि में क्या कहा गया, ठीक है, कि जितने भी तरह के खेत हैं, जितने भी प्रकार के कृषि योग्य भूमि है, या तो हमारे भारत में वैसे लोग जो है उनके जोतों का आकार टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे भूखंडों में बटा हुआ है। इससे कृषि कार्य को अंजाम देना मतलब सरल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, टफ हो जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने एक स्पेशल लॉ लाया और उसके तहत यह कहा गया कि यानी कि जो आपके जो छोटे छोटे खंडों में जो भूमि है, उस भूमि को आपको एक जगह दे दिया जाएगा, ठीक है, और इस तरीका से आपकी जितने भी जमीनें हैं, जितने भी आपके खेत कृषि योग्य भूमि है, उस भूमि को क्या किया जाएगा, हम एकत्रित कर देंगे। जैसे हम हैं, हम पर ही समझिए, जैसे हम हैं और मेरे पास जो है कि कहीं 10 कट्ठा है, कहीं 5 कट्ठा है, कहीं 1 बीघा है, कहीं 1.5 बीघा है, कहीं 4 कट्ठा है, कहीं 2.5 कट्ठा है। इस प्रकार से हमारे पास जमीनें हैं। तो उन जमीनों को, यानी कि एक जो है कि पटना में है, एक जो है कि आपका दीघा में है, एक जो है कि हमारा मनेर में है, एक जो है कि आपको हल्दी छपरा में है। इन प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से हम मेरा जमीन है, और उन जमीनों को सरकार का कहना यह था कि आपको एक जगह दे दिया जाएगा। तो इसमें भैया फंसा पेच, क्योंकि जिसके पास जमीनें थी, ज्यादा जमीनें मात्रा में थी, जो डेवलप्ड एरिया में थे, वो लोग जो है कि यह देने से मना कर दिए, ठीक है, कि यह पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हम जो है कि आगे हैं आज, और सरकार का कोई लॉ आता है और कहता है कि आप बोरिया बिस्तर बांधिए और चल जाइए गंगा के किनारे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, आप रह रहे हैं कोई बड़ी से मेट्रो शहर में, आप रह रहे हैं सेंटर दिल्ली में, आपका जमीन सेंटर दिल्ली में है, ठीक है, और मेरा भी वहां पे कुछ जमीनें हैं। तो चकबंदी से यह हुआ कि मान लीजिए कि वो बहुत
मेरा थोड़ा सा ही जमीन रहा होगा, ठीक है, और किसी का थोड़ा ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। यानी कि जो आकार है, जोतों का आकार, यानी कि जो भूमि भूमि है वो थोड़ा ज्यादा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है कि आप जो है कि चले जाइए, मतलब बिहार साइड में, बिहार के किसी भी गांव में, सुदूर इलाकों में, और जो बिहार के, यानी कि हम जो है जो बिहार के सुदूर इलाकों से, उसको कहा जा रहा है कि आप दिल्ली में चले। तो मेरे लिए तो मजा मजा है, मजे मजे हैं, लेकिन जो वहां से आ रहा है उसके लिए क्या है, यह कानून जो है फेल कर जाता है, या जो है कि शुरुआत माना गया, लेकिन यह 100% अभी लागू नहीं हो पाया है, हर राज्यों में नहीं हो पाया है। शुरुआत 1900 इसकी 20 में मानी जाती है, ठीक है, 1920 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। चकबंदी कानून आया, और उस चकबंदी कानून के तहत सर्वप्रथम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको, इस चकबंदी का कार्य जो है कि सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से 1920 में पंजाब में प्रारंभ किया गया था। कहाँ हुआ था ये? पंजाब में शुरुआत किया गया था इसकी। देखिए, पंजाब में प्रारंभ किया गया था। सरकारी संरक्षण में सहकारी समितियों का निर्माण किया गया, ताकि चकबंदी का कार्य ऐच्छिक आधार पर किया जा सके, यानी कि जो उसके संरक्षण में एक कमेटी बनाया जाता है, ठीक है, समिति बनाया जाता है, और वो कहा कि जो भी निर्माण होगा, चकबंदी का कार्य ऐच्छिक आधार पर किया जा सकेगा। प्रयोग समांतर सफल रहा, किंतु आवश्यक समझा गया कि पंजाब चकबंदी कानून 1936 में पास किया जाए, जिसके द्वारा अधिकारों को योजना तथा काश्तकारों के मतभेदों का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया ने इसका अधिकार नहीं था कि वह जमीन को मिल्कियत में कोई परिवर्तन करे, या संस्तुति की कि अन्य प्रांतों की भी चकबंदी ग्रहण कर ली जाए, परंतु केंद्रीय प्रांतों और पंजाब के अतिरिक्त जहां कुछ सीमित सफलता के साथ चकबंदी कार्य हुआ, अन्य प्रांतों में बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। मैंने शुरू में ही बताया था। और यह पाया गया कि थोड़े से ही खंड थे जहां पंजाब की भूमि की अदला बदली या चकबंदी द्वारा होने वाली क्षति को जोखिम उठाने को अनिच्छुक थे, यानी कि जो क्षति हो पा रहा था, सब लोग इससे पूर्णतः सहमत नहीं थे। उनका कहना यही था कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इस कानून के तहत हमको पीछे ढकेल दिया जाएगा, पीछे बसने के लिए विवश कर दिया जाएगा, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के बाद जो है कि जब आया, तो चकबंदी पद्धति में व्यवहारिक रूप में ऐच्छिक स्वीकृति के सिद्धांत समाप्त कर दिए गए, यानी कि आपके इच्छा पर अब जो है निर्भर नहीं करेगा। अब एक नवीन प्रेरणा प्रदान की गई, और मुंबई में प्रथम बार 1947 में 1947 में पारित एक विधान द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह जहां उचित समझे चकबंदी कार्य लागू करे। जिन प्रांतों ने इस प्रथा का पालन किया, उसमें पंजाब 1948 में, उत्तर प्रदेश 1998 में और 2000 में, पश्चिम बंगाल 1955 में, बिहार तथा हैदराबाद 1956 में शामिल है। प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में चकबंदी के विस्तार का आयोजन किया गया, और मई 1957 में भारतीय सरकार ने यह घोषणा किया हुआ था। यानी कि आपका घोषणा जो है कि 1957 में आजादी की बात की कहा जाता है। आजादी की पहले अगर बात की जाए तो आपका 1920 में ही, ठीक है, आपका कब 1920 में ही यह पंजाब में शुरू कर दिया गया था, ठीक है। वो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमारे यहाँ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही यह चीजें लागू किया गया था। तो छिटपुट जगहों पर लागू हुआ, बाकी अन्य जगहों पर लागू नहीं हुआ। और आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या इस तरीका से होने चाहिए, चकबंदी जो है कि फिर से लागू होना चाहिए,
अगर आप इससे सहमति और या असहमति रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी अन्य पहलुओं को भी छूने का प्रयास करते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा लंबा और हम हो जाएंगे गोला। ठीक है, फिर क्या किया गया कि उत्तम बीज, ठीक है, सिंचाई की सुविधा बढ़ाया गया। तो सिंचाई की सुविधा बढ़ाया गया, क्या किया गया होगा? तो बहुत बहुत स्टेट्स बोरिंग के नाम सुने हैं आप? अपने गांव में देख रहे होंगे स्टेट्स बोरिंग, बोरिंग, स्टेट बोरिंग्स, बहुत सारे स्टेट्स बोरिंग बनाए गए। ठीक है, या जो भी है आपका बोरवेल वगैरह जो है इसकी संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, और नहरों पर जो है कि विशेष ध्यान दिया गया, नहरों की उड़ाही कराई गई, जो नहर पहले से थे और वो अच्छा नहीं रन कर रहे थे, उसमें कहीं जो है कि यानी किसी कारणवश वह जो है कि चलने योग्य नहीं रह गए थे, उनकी उड़ाही कराई गई, और जो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ा वहां वहां सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। ठीक है, फिर जो है कि इसमें अगला स्टेप किया गया इसके विकास के लिए कि उत्तम बीज और खाद का प्रबंधन किया गया। उत्तम क्वालिटी की बीज की बात इसमें आने लगी। जैसे उत्तम क्वालिटी का बीज क्या, कि जिसमें वो सारे बीज, जिस बीजों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे अंकुरित हो। ठीक है, और वह जो है कि पुष्पित पल्वित होकर आगे की ओर बढ़े, उससे प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, और खाद का प्रबंधन जो है कि मैनेजमेंट बेहतरीन तरीका से किया गया। फिर कीटनाशक दवाएं, देखिए भारत में या नहीं दुनिया भर में होता है ये सब, कि जो भी फसलें होते हैं उनमें कीट फतंगे लग जाते हैं, तो उन कीट फतंगों को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग जो है कि उस समय से किया जाने लगा। कृषि विकास का ही स्टेप ही है। वो और बात है कि कीटनाशक दवाओं से मिट्टी की उर्वरता जो है घटा है। ठीक है, इसका मिट्टी का दोहन हुआ है, मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है अच्छा नहीं आ रहा है। पीएच वैल्यू के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है? ठीक, तो पीएच वैल्यू जो है कि ये आपका काम जो है कि उतना तरीका से नहीं कर पाया, समझे? तो ये पीएच वैल्यू भी है, घटा दिया। फिर जो है कि आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि फसल बीमा की भी बात कही गई, यानी कि जो किसानों की जो फसल होता है उन फसलों को बचाने हेतु, यानी कि किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा हो, जैसे या आगजनी हो जाए या किसी भी प्रकार से ओले पड़ जाए, ठीक है, या भिन्न भिन्न प्रकार से किसी भी प्रकार से क्षति अगर होता है, ठीक, तो फसलों के लिए एक इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इंश्योरेंस जब व्यवस्था की गई तो यह बातें जो है आया समझ में कि इंश्योरेंस करने से भी कृषि का विकास संभव हो पाएगा। तो यह हुआ। फिर जो है आपका कृषि उत्पादों न्यूनतम सहायक मूल्य, यानी कि सहायक, यानी कि वही जो एमएसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है क्या है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस उसको कहा जाता है, जैसे किसान जो है कि अपने खेतों में फसल बो रहा है, ठीक है, और उस फसल का सरकार गारंटी ली कि आप जो भी उत्पादित करेंगे उसको हम एक फिक्स रेट पर लेंगे। ठीक है, तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि जो फसल जो है कि बोया जाता है, फसल तो उत्पादित हो गया, उसके मार्केट में खरीदार नहीं मिलते हैं। ठीक है, और खरीदार नहीं मिलते हैं तो उनको उनका मेहनत जो है कि वेस्ट चला जाता है। वो जो भी अपने साल भर के मेहनत से जो भी उगाए हैं, जो भी किसान जो है कि अन्न का उत्पादन किया है,
उसका मेहनत जो है कि वेस्ट जाता है और उसको जो है अपना इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकल पाता है। इसलिए किसानों ने सरकार से ये सरकार ही शुरू शुरू में ही यह तय किया गया था। तो उसी को यह मतलब हमेशा जैसे कि मांग करते रहा गया है। तो अच्छा, ये एक अच्छा ही पहल था, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि दिल्ली बॉर्डर पे, ठीक है, जो हरियाणा वाले जो किसान हैं, जो राजस्थान साइड के जो किसान हैं, वो जो दिल्ली साइड से हैं, वो लोग जो है कि केवल वही लोग नहीं, पूरे देश भर के किसानों ने उस आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि वह एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे कि सरकार जो है कि हमको यह रेट तय करे कि हम किसी भी फसल को उत्पादित कर रहे हैं उसको वो खरीदेगी। वो इसलिए खरीदवाना चाहता है लोग कि जैसे बिचौलियों का जो है ना कि इसमें मजा मजा हो जाता है। बिचौलिए जो है कि जो बीच में जो खरीद बिक्री करते हैं, वो बिचौलिए जो है कि माल को स्टॉक कर लेते हैं और बाद में वही चीजों को महंगा बेचते हैं। तो शुरुआती दौर में वो किसानों से नहीं खरीदते हैं कि कम, वैसे भी कम रेट में हमको बाद में अपना ही किसान देगा, क्योंकि किसान के पास उतना कैपिटल है नहीं कि वो कितना दिन तक जो है कि अपना अन्न जो है कि अपने घर में रखेगा। उसके पास कोई साधन प्रसाधन भी नहीं है, वो अंततः हमें मुहैया करके बेचेगा। इस तरीका से बिचौलिए उसका मतलब एक तरह से शोषण ही करते हैं किसानों का। तो किसान जो है कि उससे शोषण से बचने के लिए इस तरह से एमएसपी की मांग करते हैं। तो जाहिर से वही बात जो है कि आपका उस समय भी हुआ, तो वो बहुत सारे धरना प्रदर्शन देश भर में चले, तो इसका नतीजा बहुत रहा। पॉलिटिकल होंगे तो बहुत सारा बात निकल करके आएगा, ठीक है। आपको बस केवल समझाने का मकसद था, समझा दिए कि एग्जाम्पल देंगे थोड़ा नजदीक में तो ज्यादा आप उन चीजों को समझ पाएंगे, इसलिए बताए हैं, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप की समितियों और बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। तो जैसे देश भर में अलग अलग कमेटी बनाई गई, ठीक है, किसानों के लिए कमेटी बनाई गई और बैंक की स्थापना की गई। नाम सुने होंगे एक आप, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड नाबार्ड जो है कि एक बैंक है जो कृषि के लिए ही बनाया गया, यानी कि एक तरह से ऋण वगैरह जब लेना रहता है ना, लोन वगैरह, तो लोन मुहैया कराया जाता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। वो केवल और केवल किसानों के लिए ही होता है। इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, हो ही रहा है, ठीक है। और हो ही रहा है। गांवों में विद्युत पहुंचाने का भी काम आपका भैया हुआ है, ठीक है। तो गांव में विद्युत पहुंचाने से भी सिंचाई की सुविधा जो है कि थोड़ा दुरुस्त हुआ है, ठीक। उसी प्रकार से आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके भी हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। आधुनिक मशीनें यानी कि ट्रैक्टर जो हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इसी प्रकार से थ्रेशर हो गया, ठीक है, या बहुत सारे वैसे इक्विपमेंट है जिससे वो एक रिवोल्यूशनरी जो है कि बदलाव आया, क्रांतिकारी तौर पर बदलाव देखने के लिए मिला। तो ये आपके जो है स्वतंत्रता बाद कृषि के लिए, यानी कि जो कृषि के विकास है उसके लिए यह विभिन्न स्टेप्स उठाए गए, विभिन्न स्टेप्स लिए गए, ठीक है। तो आप आई होप आप बेहतर तरीका से चीज़ों को समझ पाए होंगे और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आने वाले दिनों में और भी इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक जो है कि आपका क्लास जारी रहेगा। आप जो है कि केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। और हाँ, एक बात, कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं आप दिखेंगे नहीं, ठीक है। और जब आप दिखेंगे नहीं तो हमारा हौसला जो है कि बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश यही रहनी चाहिए
कि आप आए हैं, जुड़े हुए हैं, तो कमेंट सेक्शंस में जाइए और अपना जो है कि अनुभव उसमें लिखिए। ठीक है, लिखेंगे आप तो हमको ज़्यादा बेहतरीन महसूस होगा। तो कोशिश कीजिए कि लिखा जाए, लिखने से कोई जो है घाटा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।